हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो यार, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हेरिडिटी है एंड इन्वायरमेंट, ये एक ह्यूमन बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालती है, क्या है हेरिडिटी एंड क्या है इन्वायरमेंट। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, तो यार ऐसे कैरेक्टर जो अपने पेरेंट्स से आप गेन करते हो, जो आप अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर गेन करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, इस प्रोसेस को। ओके, एंड जो कैरेक्टर आप इन्वायरमेंट से गेन करते हो, ओके, यही दो बातें होती हैं। एक देखो यार, हम क्या पढ़े थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। हम पढ़े थे चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक वीडियो में, एंड उम्मीद करती हूँ आप भी साथ में पढ़े ही होंगे मेरे। ओके, तो देखो यार, एक जो छोटा बच्चा होता है, एक जो चाइल्ड होता है, उसकी ग्रोथ, उसकी जो डेवलपमेंट होगी, वो क्यों होगी, कैसे होगी? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। अब अगर बात की जाए कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी डेवलपमेंट, जिसकी ग्रोथ ना तो हेरिडिटी के कारण हुई है और ना ही इन्वायरमेंट के कारण हुई है, ओके, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा कहा जाए कि इस बच्चे की ग्रोथ में ना तो हेरिडिटी इंक्लूड है एंड ना ही इन्वायरमेंट, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का ही रीजन होती है। आगे बातें करते हैं, सारी बातें आपको यार बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी, प्रॉमिस करती हूँ। एंड बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पूछे जाते रहे हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। सो उसी शिद्दत के साथ वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्या कुछ बातें हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। तो भाई, बाल विकास हमने बातें की थी, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़े थे, है ना। तो वहां पे हम बातें किए थे कि भाई, अगर कोई कह रहा है कि एक ऐसा बच्चा है जिसकी ग्रोथ में, जिसकी डेवलपमेंट में ना तो हेरिडिटी इंक्लूड है एंड ना ही इन्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये बातें सही नहीं है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कुछ कैरेक्टर, उसके जीन्स में जो कैरेक्टर होते हैं, या तो उसकी वजह से डेवलपमेंट करता है, या तो उसका इन्वायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से वो मतलब डेवलपमेंट कर रहा था। देखो, अगर बच्चा डेवलपमेंट करता है, नहीं करता है, या फिर उसको कुछ डिजीज है, आप ये मान के चलिए, एक बच्चा जैसा भी है, वो कुपोषण का शिकार है, वो स्वस्थ है, वो अच्छा है, उसका लुक जैसा है, A to Z, एक बच्चे को आप जैसे देखते हो ना, इवन उसकी आईज कलर से लेके, उसके हेयर कलर से लेके, उसकी हाइट से लेके, उसकी डिजीज, उसके कुछ डिजीज भी, सारी डिजीज तो नहीं, हाँ फिलहाल आप कह ही सकते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी भी होती हैं जो कि इंसान अनुवांशिकता से प्राप्त करता है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो अपने इन्वायरमेंट से गेन करता है। तो यार, मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, A to Z सारी चीजें कहाँ से इंसान गेन करता है, कहाँ से एक बच्चा गेन करता है, हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई, आंतरिक कारण किसे कहा गया है? बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आंतरिक कारण किसे बोला गया है? हेरिडिटी को आंतरिक कारण बोला गया है। ओके, क्या आप जीन्स को हाथ में लेके देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते हो, बिकॉज ऑफ वो आपकी बॉडी के अंदर है, ओके, आपके सेल्स में है। ओके, एंड बाह्य कारण, हाँ जी बिल्कुल, आपके चारों तरफ जो भी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, वो सब क्या है? इन्वायरमेंट है, आपकी बॉडी के बाहर है ना, तो ये बाह्य कारण है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोली गई है कि बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। हेरिडिटी, अगर ऐसी कुछ मतलब डिफॉल्ट नहीं है, सारे जीन सेट हैं, तो डेफिनेटली उसकी मतलब जो उसका जो विकास होगा वो सही होगा। और अगर नहीं होगा, अगर मतलब सब कुछ उसके जीन्स में सही नहीं होगा, तो प्रभावित होगा। ओके, एंड सेम वैसी ही चीजें इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, बेकार मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो उसके विकास में सब दिख जाएगा। ओके, मानव अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, वही कुछ बातें यहाँ पे भी बोली गई हैं। मानव किसका परिणाम है भाई? अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। किसका परिणाम है भाई? अंतःक्रिया का।
इनके इंटरेक्शन का परिणाम है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का परिणाम क्या है भाई? मानव है, एक बालक है। देखो बातें करते हैं जीन्स, जो कि आपने अपने पेरेंट्स से गेन किया है। ओके, आपने अपने पेरेंट्स से गेन किया है, और वही कुछ इन्हीं जीन्स की वजह से कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं इन्हीं जीन्स के माध्यम से। यही जीन है जो कि एक्सप्रेस हो जाते हैं और हम उसे एक कैरेक्टर बोल देते हैं। बातें क्लियर होती हैं? ये जो जीन होते हैं ना भाई, यही एक्सप्रेस हो जाते हैं, यही दिख जाते हैं हमें। मैं आपसे बातें कर रही हूँ, अगर आपका जो हेयर कलर है, आपका जो हेयर कलर है ना, वो आपके जीन में कोड किया गया है भाई। आपकी नाक जैसे बनी है ना, वो आपके जीन में कोड किया गया है। आपने या तो अपने मम्मी से पाई है वो नाक की वो बनावट, या तो अपने पापा से पाई है, या फिर अपने और पूर्वज से किसी ना किसी के जैसे ही होगी, या फिर अगर किसी के जैसे नहीं है तो दोनों का मिलके कुछ अलग बन गया। ओके, जैसे रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर मिलके पिंक फ्लावर बन जाता है, सेम वैसे ही कुछ एक नया कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन आपने वो चीजें पाई कहाँ से हैं? अपने पेरेंट्स से ही मिली हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे ये इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आपको मिला है ना, जैसे मैं बात कर रही थी आपसे कि सपोज आपके हेयर जो है वो कैसे कलर में है? ब्राउन है। आपका स्किन टोन कलर कैसा है भाई? फेयर है। आपने अपने पेरेंट्स से गेन की है ये सारी चीजें। लेकिन यार आपका इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया, आपका इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया, आपको साउथ अफ्रीका भेज दिया गया, या फिर आप मतलब पूरे दिन आपका काम ही ऐसा है कि आपको पूरे दिन धूप में रहना पड़ रहा है, और मतलब खाने पीने का भी उतना अच्छा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। जुगाड़ इन द सेंस आप इतना काम में बिजी रहते हो कि आपको एकदम से खाने का भी ध्यान नहीं रहता है, खाने पीने का, आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं रहता है। तो क्या ये जो कलर है एकदम गोरा चिट्टा वाला, वो बना रह पाएगा? आप दिन भर धूप में रह रहे हो, क्या मतलब वो ताजगी रहेगी? नहीं रहेगी। आपके माता पिता भले कितने ही स्वस्थ हों, वो आपके जीन में कितना ही आया हो, लेकिन वो चीजें नहीं रह पाएंगी। बातें क्लियर होती हैं? तो यहाँ पे क्या बात कही गई है? इनकी अंतःक्रिया का परिणाम कौन है भाई? एक मानव है, एक बालक है। तो बातें क्लियर होती हैं कि भाई आपने जीन्स में, आपके जीन्स में कोई भी कैरेक्टर कोड, लेकिन अगर उस पर इन्वायरमेंट अपना इफेक्ट कर देता है, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है एक मानव। आगे चलते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं हेरिडिटी की। अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में ही ये बातें की थी कि कुछ कैरेक्टर, जिन्हें हम गुण यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि भाई एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट लाइफ से बातें करते आ रहे हैं, कैरेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सपोज ये आपकी मम्मी है, ओके, एंड ये आपके पापा हैं, एंड इट्स यू। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो मम्मी जी हैं भाई, इनके हेयर का कलर कैसा है भाई? ब्राउन है, और पापा जी के बालों का कलर कैसा है भाई? ब्लैक है। ओके, तो यहाँ पे जो ये बच्चा, इनका जो ये न्यू जनरेशन इनकी आई, इनकी जब इन दोनों में मेटिंग हुई, तो इनकी जो न्यू जनरेशन आई, तो यहाँ पे इन दोनों के कुछ मैच करते हुए कैरेक्टर आए। कुछ कैरेक्टर मम्मी के आ गए, कुछ कैरेक्टर पापा के आ गए, एंड यहाँ पे क्या बन गए? ये न्यू स्पेसीज नहीं भाई, न्यू वंश बन गया। ओके, एक न्यू बॉडी का फॉर्म हो गया, एक नए चेहरे का फॉर्म हो गया। ओके, देखो यहाँ पे ये जो मम्मी जी है, इनका चेहरा एकदम लंबा है, पापा जी जो है इनका चेहरा कुछ थोड़ा गोल में है। तो बच्चे का चेहरा क्या हो गया? इनकी जो न्यू जनरेशन आई, बच्चे का चेहरा एकदम गोल हो गया। और बालों का कलर आप देख रहे हैं, बालों का कलर जो है इसने किससे लिया है भाई? मम्मी से लिया है, ब्राउन कलर के हेयर हो गए। ओके, और आईज किससे मिली है भाई? आईज तो इसकी मम्मी की ब्लैक कलर की है, लेकिन आईज किससे मिल गई? पापा से मिल गई। ओके, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सारे कैरेक्टर कुछ मम्मी से होंगे, कुछ पापा से होंगे। ओके, और आईब्रो कलर किससे हो गई? मम्मी। ओके, एंड आप इसके लिप्स की बनावट देख पा रहे हैं, वो किसके जैसे? मम्मी के लिप्स तो कुछ अलग हैं, तो लिप्स की बनावट कैसे आ गई? पापा के जैसे। तो यहाँ पे आप यार देख पा रहे हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ फेस की बात की, फेस में ही दो कैरेक्टर मम्मी के मिल गए, दो पापा के मिल गए, बाकी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि दोनों से मिलते जुलते हुए आए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कान ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन कुछ लोगों के कानों में यहाँ पे स्पेस नहीं होता है ना? तो ये क्या है? सब भाई जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स का असर है, सब हेरिडिटी है,
सबने अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर गेन किए हैं। ओके, आपने देखा होगा, आपने ये चीजें नोटिस की होंगी कि कुछ लोगों की जो मतलब लोग कहते हैं कि इसकी हाइट इसकी मम्मी के जैसे, हाइट पापा के जैसे है ना, मतलब कैरेक्टर ऐसे सब मैच करते हैं कि इसकी नाक जो है मम्मी के जैसे है, पापा के जैसे है, दादा के जैसे है, कान ऐसे हैं, हाथों की उंगलियां इनके जैसे हैं। तो मतलब कैरेक्टर किसी ना किसी से मैच करते हुए रहते हैं। ओके, नहीं मैच करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे बातें की कि मम्मी का फेस यहाँ पे एकदम लंबा सा है, पापा का फेस एकदम मतलब ऐसे गोला सा है, तो ये जो बच्चा है इसका फेस जो है थोड़ा मिलता जुलता, दोनों से ऐसे मिलके बन गया है। ओके, तो ये सारे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स से गेन करते हो, एक जनरेशन से जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ बातें आगे करते हैं। ओके, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सभी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रिया एवं क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है। देखो यार, सिंपल सी बातें कही गई हैं। देखो, शारीरिक बनावट की तो भाई हमने बात कर ही ली। ओके, शारीरिक विशेषताएं वही जैसा कि हमने कुछ बातें की कि हाँ नाक मम्मी के जैसे है, पापा के जैसे है या दादा के जैसे है, वो कुछ शारीरिक विशेषताएं हो गई। ओके, क्रिया एवं क्षमताएं, और हमने ये भी बातें की थी हाइट वगैरह सारी चीजें भाई A to Z मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात की थी। सारे कैरेक्टर को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फिर चाहे वो हेयर का कलर हो, चाहे नेल्स हो, चाहे उंगलियां हो, ओके, चाहे स्किन टोन कलर हो, चाहे आईज का कलर हो, चाहे पैरों की बनावट हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे कैपेसिटी हो। ओके, बातें क्लियर होती हैं। चाहे कुछ डिजीज हो, चाहे कुछ आदतें हो, चाहे मतलब चाहे कुछ हैबिट्स हो, चाहे कुछ क्रिया क्षमताएं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्रिया एवं क्षमताएं, क्या क्रिया एवं क्षमताएं भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होती है? ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है ऐसा। क्रिया, जैसा कि आपने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने पिता के जैसे ही, अपने मम्मी के जैसे या अपने पेरेंट्स के जैसे ही चाल ढाल, जैसे कुछ लोगों की चलने की जो वो होती है स्टाइल, किसी ना किसी से मैच करती रहती है, अपने माता पिता या किसी से भी। बोलने का तरीका, ओके, उनका जो असेंट होता है, लहजा, वो किसी ना किसी से मैच करता रहता है। कैपेसिटी, क्षमताएं, तो मतलब ये सारी चीजें भी हमें वंशानुक्रम में मिल सकती हैं, हमें विरासत में मिल सकती हैं। इवन कुछ डिजीज भी ऐसे लाइक दैट हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब कहाँ मतलब ऐसे जेनेटिक ऑर्डर में चलती हैं, वंशानुक्रम में मिल सकती हैं सारी डिजीज, या फिर माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप भाई ये समझ पाए होंगे कि हम वंशानुक्रम में कैसे कैसे कैरेक्टर गेन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, तो ये सारी चीजें। अब ऐसा तो मतलब नहीं होगा कि पिता को बुखार है और बेटे को भी, मतलब उसके बच्चे को भी, उसका जो बेटा या बेटी है उसका जो मतलब न्यू वंश बनेगा उसको भी बुखार हो जाए पूरी लाइफ टाइम में 1-2 बार। तो ये कैरेक्टर भाई हेरिडिटी में नहीं मिलेंगे। ओके, ये डिजीज इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट है। ये डिजीज जैसा कि मैंने आपसे बात की भाई, सम डिजीज, ओके, सम डिजीज, तो यहाँ पे हमने कुछ ही बीमारियों के बारे में बात की, लाइक दैट हीमोफीलिया, जैसा कि मैंने आपसे बातें की। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको बातें समझ आ रही हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिजीज बात की, तो यार डिजीज भी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट है। आगे चलते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भाई? 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर मीन्स समझते हो कितने क्रोमोसोम? जितने क्रोमोसोम है, जैसे कि ये भाई एक क्रोमोसोम है और इसके साथ एक क्रोमोसोम और लगा होता है, ये हो गया पेयर में। ये तो सिंगल है, लेकिन अब जब यहाँ पे 2 हैं तो ये पेयर है। ओके, और ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे 23 क्रोमोसोम है, इन्हें 2 से इंटू कर दो आप, तो यार कितना आएगा? 46 ही आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप इस इमेज में ही देख पा रहे होगे, सारे क्रोमोसोम 2-2 मतलब हैं, पेयर में है। ओके, पेयर में है, तो यहाँ पे आपको 22 एंड यहाँ पे 23 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये 23 क्रोमोसोम है, ये सारे पेयर में है। 23 पेयर की बात की जा रही है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड अगर बात की जाए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, होमो सैपियंस में क्रोमोसोम कितने होते हैं?
होमो सैपियंस सैपियंस ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। ओके, तो अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो 46 है, और पेयर में पूछा जाए तो 23 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एंड आगे भी पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, बिकॉज ऑफ ये जो मैं बातें करने जा रही हूँ ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो 23 नंबर का क्रोमोसोम है ना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया कि एग्जाम में पूछा जाता है। 23 नंबर का क्रोमोसोम, 23 नंबर का ये जो पेयर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ठीक है एग्जाम में पूछा ही जाएगा, दूसरी बात ये है ये जो 23 नंबर का पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन करना। मतलब कि जो न्यू वंस होगा, जो फीटस होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल, वो इस क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ओके, किस क्रोमोसोम पे, 23 नंबर का जो ये क्रोमोसोम है इस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है तो मैं आपको बताऊं यार, जो फीमेल्स होती हैं, एज यू नो, जो फीमेल्स होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊं, जो फीमेल्स होती हैं उनके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, XX क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, XX क्रोमोसोम होता है। एंड मेल बॉडी में 23 नंबर की बात की जा रही है, वापस से बोल रही हूँ, बार बार बोल देती हूँ, वापस से लिख दे रही हूँ। ये यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये 23 वाला क्रोमोसोम पेयर में है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ X लिखे होते, X क्रोमोसोम, तो ये कैसा था, पेयर में नहीं था, लेकिन हम इसे पेयर में बना दे रहे हैं। और मेल बॉडी के पास कैसा क्रोमोसोम होता है भाई, कैसा, XY। तो आप इसे मदर बोल सकते हो एंड इसे फादर बोल सकते हो। ओके, तो जब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में जब मेल एंड फीमेल में मेटिंग होगी तो यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी बनेगा, इनका जो न्यू वंस बनेगा, जो फीटस बनेगा, अगर उसे यहाँ पे जो ये मदर है वो X क्रोमोसोम दे दी, ओके, एंड फादर X क्रोमोसोम देता है, तो यहाँ पे वापस से मैं आपसे बातें करना चाहूंगी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, XX क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी है, ये जो फीटस है, ये आगे की जनरेशन जो है ये क्या है, ये बेबी गर्ल है। ये कौन है भाई, ये बेबी गर्ल है, फीमेल है। लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल X क्रोमोसोम देगी, बिकॉज ऑफ उसके पास X क्रोमोसोम ही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ये जो मेल होता है ये Y क्रोमोसोम देता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को Y क्रोमोसोम देता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो कौन होगी, तो आपको पता है कि जो मेल होता है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, XY क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेबी बॉय होगा। ओके, क्या होगा भाई, बेबी बॉय होगा। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। देखो यार, मैं आपसे यहाँ पे एक बात और करूँ कि ये यहाँ पे ये जो फीमेल है इसके एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, सिर्फ 23। अब यहाँ पे मैं पेयर नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मेल बॉडी है इसके स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे भाई, 23। ध्यान रखिएगा, मैं पेयर की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे इनके जो एग होंगे, स्पर्म होंगे, ओके, इनका जो गैमिट होगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, जिसे इस एग को आप क्या बोलोगे भाई, गैमिट। तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट में कितने कितने क्रोमोसोम भाई, 23 क्रोमोसोम। जब इनकी मैटिंग होगी, जब मैटिंग होगी तो क्या बनेगा भाई, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। तो यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी कि ये जो एग है, यहाँ पे आपको पता है भाई फीमेल है तो यहाँ पे X क्रोमोसोम ही होंगे, तो यहाँ पे X क्रोमोसोम ही आएगा, 23 क्रोमोसोम ही रहने हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं XY, तो देने तो 23 क्रोमोसोम ही है गैमेट में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम जाएगा, तो कभी क्या होगा, ये जो मेल बॉडी होगी कभी X क्रोमोसोम देगी, मतलब देगा, और कभी क्या होगा, Y क्रोमोसोम दे देगा, क्योंकि देना तो एक ही क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम तो दिया नहीं जा सकता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं कि जो न्यू वंश बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। आगे चलते हैं, उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, यहाँ पे वही सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो XY क्रोमोजोम है, तो भाई ये कौन है, मेल है या फीमेल है? डायग्राम मत देखिए, क्रोमोजोम के हिसाब से बताइए। ओके, तो इसके गैमेट में या तो X क्रोमोजोम जा सकता है या तो Y क्रोमोजोम जा सकता है। एंड यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट क्या है भाई, एग है। ओके, तो एग में या तो X क्रोमोजोम जा सकता है एंड अगेन या तो X क्रोमोजोम ही जा सकता है। ओके, तो अगर जो मेल है यहाँ से फीमेल से तो X क्रोमोजोम ही आएगा एंड अगेन X क्रोमोजोम ही आएगा। तो कभी क्या होता है, ये जो मेल होता है Y क्रोमोजोम दे देता है, ओके, एंड कभी X क्रोमोजोम दे देता है। तो ऐसे करके मेल एंड फीमेल बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। वापस से बोलती हूँ, XX क्रोमोजोम है, XY क्रोमोजोम है। XY मीन्स मेल, XX मीन्स फीमेल। ओके, यहाँ पे मदर है ये एंड यहाँ पे ये फादर है। ओके, स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा ना जाइएगा। ओके, सपोज करते हैं यहाँ पे ये जो फीमेल है ये X क्रोमोजोम देती है, सपोज करते हैं यहाँ पे मेल भी X क्रोमोजोम ही देता है, तो यहाँ पे ये पेयर क्या बन गया, 23 नंबर का ये जो क्रोमोजोम है ये मिलके क्या बन गया, XX क्रोमोजोम। इट मीन्स ये क्या है भाई, फीमेल है, बेबी गर्ल है। एंड अगेन बात करते हैं, X क्रोमोजोम यहाँ से आया एंड फादर जो है Y क्रोमोजोम देता है, तो यहाँ पे क्या है भाई, बेबी बॉय है। बातें सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, आगे चलते हैं। एंड अगेन वही सारी चीजें जैसा कि मैंने आपसे बातें की थी भाई, ये फीमेल गैमेट है एंड यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म है। तो वापस से आप देख सकते हैं एग में यहाँ पे 23 क्रोमोजोम ही रहेंगे, यहाँ पे पेयर की बात नहीं कही गई है, 23 क्रोमोजोम ही रहेंगे। ओके, यहाँ पे स्पर्म में भी 23 क्रोमोजोम ही रहेंगे अगेन। एंड यहाँ पे भाई जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 46 क्रोमोजोम। इन दोनों एग एंड स्पर्म की मेटिंग के बाद 46 क्रोमोजोम होते हैं, मतलब दोनों क्रोमोजोम आपस में मिल गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे 23 पेयर हो गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था यहाँ से X क्रोमोजोम आता है भाई, ये तो एक क्रोमोजोम अकेला है। ओके, एक अकेला क्रोमोजोम कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से भी X क्रोमोजोम आ गए, तो ये कैसे हो गए, पेयर में हो गए। यहाँ से भी X क्रोमोजोम आ गया एंड स्पर्म से Y क्रोमोजोम आ गया, तो कैसे हो गए, पेयर में हो गए। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कौन सा बेबी बॉय है, कौन सा बेबी गर्ल है। देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसमें 46 क्रोमोजोम इन 23 पेयर। ओके, फिलहाल तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद ये जाइगोट भाई सिंगल सेल होता है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाइगोट कैसा होता है भाई, ये सिंगल सेल होता है। देन इसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंगल सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंगल सेल है। देन इसमें क्लीवेज होगा तो 2 सेल होंगी, 2 के बाद 4 सेल होंगी, 4 सेल के बाद 8 सेल होंगी, 8 सेल के बाद 16 सेल होंगी, 16 सेल के बाद 32 सेल होंगी। तो ये ऐसे ही बढ़ती जाती है। देन इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है एंड एक न्यूबॉर्न बेबी देखने के लिए मिलता है। एंड वो न्यूबॉर्न बेबी देन ग्रो करता करता बड़ा हो जाता है और फिर बुढ़ा हो जाता है। ओके, ऐसे जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम धागे के समान संरचना होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स मिलते हैं जिन्हें आनुवांशिक गुण मिलते हैं। एक्चुअल में आनुवांशिक गुण कहाँ मिलते हैं? जीन्स पे मिलते हैं भाई। क्रोमोसोम देखो यार क्या होता है हमारी बॉडी में, आपको पता है कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है भाई? सेल। ओके, छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी है। और ये जो सेल्स होती है ना भाई, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्या है भाई? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है भाई? इनसाइड द सेल के अंदर होता है। तो वो जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। उस न्यूक्लियर प्लाज्म में ना ऐसे क्रोमोसोम तैरते रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्रोमोसोम ऐसे तैरते रहते हैं। ओके, थ्रीड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है? धागे के समान संरचना देखने के लिए मिल रही है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसे ऐसे ऐसे खोलते जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे धागे के समान खुलता चला जाएगा। और आगे फिर आप क्या देख पा रहे हो? जीन सेगमेंटेड ऑफ डीएनए
जीन किस फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है, सेगमेंट के फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है। और यार मैं आपसे यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी कि एक क्रोमोसोम पे 60 से लेके 100 जीन्स देखने के लिए मिलते हैं एक क्रोमोसोम पे, और एक एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है। बातें क्लियर होती हैं? एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है। और आपको पता है 46 क्रोमोसोम है, और इस 46 क्रोमोसोम पे मैक्सिमम 100 जीन्स लगे होते हैं, और ये एक एक कैरेक्टर को शो करता है। बातें क्लियर होती हैं? आप जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, A to Z, ओके। आंखों का कलर, बालों का कलर, सम डिजीज, सम हैबिट्स, ओके, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, अनुवांशिकता के नियम यहाँ पे देख लेते हैं। ये अनुवांशिकता के नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सा अनुवांशिकता का नियम नहीं है या फिर कौन सा अनुवांशिकता का नियम है। यहाँ पे आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। जब आपको अनुवांशिकता के सारे नियम पता होंगे तो वहां पे आप ऐसे अलग कर पाएंगे कि भाई ये वाला अनुवांशिकता का नियम नहीं है, ओके। ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, ओके। मतलब कि जैसा जर्मप्लाज्म है वो एज इट इज, ऐसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे कंटिन्यू ऐसे बना रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये थ्योरी दैट्स व्हाई डिस्कार्ड भी की गई है। समानता का नियम, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कि जैसे फादर है एज इट इज उठ के उसका मतलब जितना कैरेक्टर है सारा उसके बच्चे में चला है, उनकी न्यू जनरेशन में चला है। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है, ओके। लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों में संक्रमण का नियम, मेंडल का नियम। मेंडल का एक्सपेरिमेंट काफी बार पूछा गया है। इन्होंने मटर के दानों पे प्रयोग किया है, मटर के पौधे पे प्रयोग किया है, पाइसम सेटाइवम। आगे बातें करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? चारों ओर से घिरा क्षेत्र वातावरण का पर्यावरण कहलाता है। जहां आप रह रहे हो आपके चारों ओर जो कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो आप, जैसे जगह पे रह रहे हो, उसी को हम बोलते हैं। और यार मैं आपको बताऊं, मतलब इन्वायरमेंट में इतनी ताकत होती है कि आप यहाँ तक कि अपने जीन्स में जो कैरेक्टर गेन किए रहते हो, अपने हेरिडिटी में जो कैरेक्टर प्राप्त किए रहते हो, अपने मम्मी पापा से जो कैरेक्टर प्राप्त किए रहते हो, इन्वायरमेंट में इतनी ताकत है कि उसे चेंज कर देता है, ओके। बातें क्लियर होती हैं? जैसे कि एक छोटा बच्चा जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके परिवार में एकदम मतलब संस्कारों का बोलबाला है, बच्चा भी संस्कारी है। जैसे बच्चों को देखता है, 5 साल का बच्चा है, एकदम संस्कारी बच्चा है, ओके। लेकिन अब इस 5 साल के बच्चे को 20 साल के लिए छोड़ दिया गया चोरों के समूह में। तो अब जब आप 20 साल बाद बच्चे से मिलने जाओगे तो ऑब्वियसली वो बच्चा तो नहीं होगा, या फिर इस 5 साल में जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा वो बच्चा नहीं निकलेगा, जैसा कि आप 20 साल बाद यहाँ पे मिलके जो चीजें फील कर पाओगे उस बच्चे के लिए। मतलब ऐसा ना कि चोरों के संगत में रह के संस्कारी होने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। ओके, आगे चलते हैं। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है वह सभी पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दीपिका पदुकोण जी को आप देख पा रहे हैं, इनका जो स्किन टोन, एक्चुअल स्किन टोन कलर जो इन्होंने अपनी हेरिडिटी से प्राप्त किया, जो इन्होंने अपने मम्मी पापा से गेन किया है वो ये है। लेकिन इन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट मिला जिससे इनका स्किन टोन कलर चेंज हो गया। सिंपल है। एंड यहाँ पे आप काजोल को देख पा रहे होंगे, आप इनकी पुरानी मूवीज देखिए जिसमें इनका स्किन टोन कलर कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे इनका इन्वायरमेंट ऐसा होता जा रहा है कि इनका स्किन टोन कलर ये हो जा रहा है। ओके, बातें क्लियर होती हैं। हाँ, मानते हैं मेकअप का असर होता है, लेकिन भाई इतना ज्यादा भी नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। वाटसन ने भी कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। उसे ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा भाई, जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये लोग कैसी थी, शुरू में कैसी थी, लेकिन इन्होंने चाहा खुद को चेंज करना है तो इन्होंने चेंज कर लिया। तो भाई सारी चीजें पॉसिबल हैं दुनिया में। ओके, सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप भी चाहो कि आपका सीटेट क्रैक हो जाए तो हो जाएगा, पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे जैसे वाटसन को आप देख रहे हैं, वाटसन ने कहा मुझे एक नवजात शिशु दे दो। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि 5 साल का बच्चा था, तो आप 5 साल के बच्चे को जैसे इन्वायरमेंट में रख दोगे ना, वो 20 साल बाद वैसा ही मिलेगा। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मानव के चारों ओर का वातावरण बहुत ही विस्तृत है, जो कि गर्भाधान से लेके इंसेमिनेशन के टाइम से लेके मृत्यु तक चलता है। ओके, कब से लेके मतलब कि उसकी बर्थ से पहले से लेके और मृत्यु तक
ये मतलब एक इंसान को प्रभावित करता है, एक इंसान को इफेक्ट डालता है। ओके, कौन? इन्वायरमेंट। ओके, तो ये बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बच्चा जन्म से पहले मतलब उसकी जब वो इंसेमिनेशन वाले टाइम में है तो उसकी माँ कैसा खान पान रख रही है, कैसी जगह में रह रही है, पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रही है। अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है तो वो उसे इफेक्ट करेंगे, अगर वो साफ सुथरी जगह में रह रही है तो वो भी, उसका भी इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा उस बच्चे में, उसका। ओके, जब उसका बर्थ होगा, अगर उसकी माँ पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है तो बर्थ के बाद वो मतलब सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी उस बच्चे में जो इफेक्ट हुआ होगा। ओके, एंड लाइफ टाइम तो ठीक है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। एक 5 साल का बच्चा है, उसे आप एक मतलब पॉल्यूटेड एरिया में रखिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखिए, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाइए, घर का माहौल अच्छा रखिए। ओके, तो वो सारी चीजें उस बच्चे में देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो मतलब भाई इन्वायरमेंट जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। ओके, आगे चलते हैं। इवन हम लोग, ठीक है, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग भी एक बेकार से इन्वायरमेंट में रहे तो वो इफेक्ट करेगा हमें, और वो हमारे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं वो हमें देखने के लिए मिलेगा कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ओके, इवन हमारी बोली भाषा, जैसे मैंने आपसे बातें की, एक बच्चे को अच्छे स्कूल में डालिए, अच्छे परिवार में रखिए, तो वो बच्चे के बिहेवियर में देखने के लिए मिलेंगी चीजें। आप एक बच्चे को बेकार स्कूल में पढ़ाइए, ओके, एक बच्चे को आप बेकार स्कूल में पढ़ाइए, फैमिली में भी संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं, उसको कल्चर नहीं बताया जा रहा है, तो वो सारी चीजें बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के बातों में देखने के लिए मिलेंगी। आगे चलते हैं। वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होकर ही मानव का विकास होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी बातें हैं कि वातावरण के तत्वों से प्रभावित होकर ही मानव का विकास होता है। जैसे एक ही परिवार के 4 बच्चे सिविल सेवा में पास, वातावरण के तत्व से प्रभावित बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट मतलब वहां पे परिवार में मिल रहा है, ओके, कि मतलब एकदम से शुरू से ही बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, बच्चे को इन्वायरमेंट वैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें पॉसिबल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होकर, सपोज उसके 3 भाई बहन हैं, IAS है, ओके, तो वहां पे वो जो उनका सबसे छोटा भाई या बहन होगा वो इफेक्टेड होगा उस इन्वायरमेंट से। यहाँ पे 3 IAS उसके आसपास ऐसे टहल रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहना सहना और मतलब सारी चीजें, ओके, तो यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ओके, प्रभावित होगा। तो यहाँ पे वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होकर मानव का विकास होता है। मतलब यही बात नहीं कर रही हूँ मैं, सारे एस्पेक्ट में बातें की जा रही है, तो बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जन्म से पूर्व बच्चे पे कैसे मतलब इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। माता में पोषण में कमी हो जाए तो भाई वो दिख जाता है जन्म के बाद, ओके। गर्भधारण से संबंधी समस्या, इंसेमिनेशन टाइम में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं तो वो सारी चीजें भी, बच्चा मेंटली रिटायर्ड होगा, मतलब ऐसे ढेर सारी डिजीज देखने के लिए मिल सकती हैं। उपापचयी समस्या, माँ को अगर उपापचयी समस्या है, संक्रमण माँ को, माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन, अगर प्रेगनेंसी टाइम में माँ अल्कोहल का सेवन करे तो वो सब भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है। माता के हार्मोन्स का प्रभाव, हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, एंड जन्म के पश्चात की बात तो आपको पता ही है कि पोषण, संक्रमण, दुर्घटना, अगर किसी बच्चे का एक बार मतलब ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो उसे इफेक्ट करता है। भयंकर बीमारी, अगर किसी को कोई डिजीज हो गई किसी बच्चे को तो वो भी उसे इफेक्ट करेगी कुछ टाइम के लिए, और वो टाइम मतलब उस ढेर सारी चीजें इफेक्ट कर देंगे उस, ओके। पारिवारिक परिवेश, बच्चा कैसे पारिवारिक परिवेश में रह रहा है, फिलहाल तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। विद्यालय, समाज एवं संस्कृति, कैसे विद्यालय में पढ़ रहा है, कैसे समाज में रह रहा है, कैसे कल्चर है उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, ये सारी चीजें बच्चे इफेक्ट डालेंगे। ये सब उसके इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे, ओके। ये तो रहा जन्म से पूर्व का इन्वायरमेंट एंड जन्म के पश्चात का इन्वायरमेंट। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यार उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोज सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Edu Point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।